बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किडनी फेलियर, यानी किडनी काम करना छोड़ दे तो इस अमल को किडनी फेलियर कहा जाता है। और किडनी फेलियर हादसे की वजह से भी हो सकता है। मसलन बंदा कहीं गिरा है, किडनी रप्चर हुआ, ब्लीडिंग हुई, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। तो वजह कुछ भी हो, जब किडनी अपना काम करना छोड़ दे, कितने काम करता है किडनी? दो काम करता है, एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन। तो ये दोनों इतने ज़रूरी है और ये लगातार होने वाले काम है, इसमें ब्रेक की गुंजाइश नहीं है। इतने ज़रूरी है कि अगर ये दोनों रुक गए तो जिस्म गया, तो इनको जिंदा रहना ज़रूरी है। और किडनी फेलियर दो तरह का होता है, एक क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब है पुराना, यानी किडनी रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके 100% तक ख़त्म हो सकता है। दूसरा कहलाता है एक्यूट। एक्यूट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हाल ही में कोई हादसा हुआ इसके बाद। क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजूहात में से एक ब्लड प्रेशर है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है या हाई ब्लड प्रेशर आप इसको कह सकते हैं, वो अगर इसकी केयर ना करें। एक चीज़ आप याद रखें, अभी सोशल मीडिया ने हमें गुमराह भी करना शुरू किया है। वहाँ हर तीसरी जड़ी बूटी को कहते हैं ये ब्लड प्रेशर का इलाज है, कैंसर का इलाज है। ख़तरनाक तरीन बीमारियों के नाम लगा के अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं या अपने रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ गुमराही है। तो टोटके नहीं आजमाने चाहिए हमें। डॉक्टर किस लिए बैठे हैं इतने बड़े क्वालिफाइड, वो जो हिदायत देंगे ये भी ज़रूरी है, उसको नोट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, ओवरवेट होने की वजह से भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ गई हो, किडनी स्टोन हो चुका है, इस वजह से है। और अगर जिसको ट्रॉमा भी कहते हैं, चोट लगी हो पुरानी, उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये बहुत अरसे से किडनी ने आस्ते आस्ते काम करना छोड़ दिया था, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये क्रॉनिक हो जाए। जबकि एक्यूट, जैसे मैंने कहा, बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ है, अभी हो। इसमें भी कमोबेश यही वजूहात हैं। बहरहाल किडनी ने काम छोड़ दिया, ये हो गया आपका किडनी फेलियर। अब क्या करें इसका? पहली बात तो ये है कि किडनी का काम इतना अहम है कि अगर इसका काम रुक जाए तो मौत हो सकती है, तो मरना तो कोई भी नहीं चाहता। इसलिए फौरन इसका मुतबादिल ढूंढा जाएगा। तो इसके दो सोल्यूशंस हैं, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और दूसरा परमानेंट सोल्यूशन। टेम्परेरी सोल्यूशन को हम डायलिसिस कहते हैं और जो परमानेंट सोल्यूशन है उसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट। तो पहले देखते हैं ये डायलिसिस क्या है। डायलिसिस दरअसल आर्टिफिशियल एक तरीका है जिसमें एक मशीन किडनी वाला काम करती है। और खुद डायलिसिस भी दो तरह का है। डायलिसिस दो तरह का, एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमो ब्लड से रिलेटेड है, और दूसरा कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में डायलाइजिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको डायलाइजर भी कहते हैं, और पेरिटोनियल इसमें मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती है, हमारी बॉडी खुद कर। तो पहले देखते हैं ये हीमोडायलिसिस कैसा है। इसको तरतीब से समझना होगा। फर्ज करें एक फर्द है, इस तरह गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो इसकी आर्टरी से खून लिया जाएगा। यहाँ जो डायलाइजिंग मशीन है ये कई कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक कंपोनेंट ये मशीन है, बेसिक ये काफ़ी बड़ी मशीन जिसके अंदर पाइपों का एक नेटवर्क बिछा हुआ है और ये पाइप्स परमिएबल है। होगा क्या, खून इधर से लाकर इस पाइप में शिफ्ट किया जाएगा। ये खून आर्टरी से लिया जाएगा। आर्टरी दिल से निकल के आई है और इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसकी वजह से खून का प्रेशर होगा तो खून चलेगा। और यहाँ से वापस इस खून को वेन के जरिए इसको दोबारा बॉडी में भेजा जाए।
वेन के जरिए क्यों? क्योंकि इधर से खून हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, दूसरी तरफ इधर इस मेन मशीन की मदद के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। मसलन इधर एक छोटा सा कंटेनर है, इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड या यूँ कह लें कि यहाँ प्रेशर डेवलप करने वाला एक मैकेनिज्म मौजूद है, जिसको आप अक्सर देखते हैं ना गैसों के सिलेंडर में कंप्रेस्ड गैस होती है, तो वो लिक्विड की तरह आपको हिलाने पर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो ही आप उसका रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो कितने प्रेशर से निकलती है। तो यहाँ प्रेशर डेवलप किया जाता है कंप्रेशन के जरिए। इस प्रेशर के बाद क्या किया जाता है, एक और कंटेनर रखा जाता है। इस कंटेनर में अंदर यूं कह सकते हैं आप एक रॉड डाला गया है, हीटिंग रॉड, जिसकी वजह से यह टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इन दोनों के दरमियान एक लिंक बनाया गया है कि जो डायलाइसेट है वो पहले इधर से आकर इधर जाए और फिर क्या होगा, यहाँ पर तीसरा कंटेनर होगा। इस तीसरे कंटेनर में एक लिक्विड रखा जाएगा जिसको डायलाइसेट कहा जाता है। क्या होगा, लिक्विड आप इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर इस लिक्विड को इधर शिफ्ट करेगा, इधर ये टेम्परेचर इसका बॉडी टेम्परेचर जैसा होगा, गर्म होगा। यहाँ से फिर वो मटेरियल निकलकर इस नेटवर्क के अंदर जाएगा, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर खून और डायलाइसेट का जो रुख है वो अपोजिट होगा। ऐसे खून ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, डायलाइसेट नीचे से ऊपर जा रहा था, और ये दोनों समझो कि दो मेम्ब्रेन को इकट्ठा रखा गया है। पाइप समझ में मेम्ब्रेन के बजाय एक पाइप से खून आ रहा था, दूसरे पाइप से डायलाइसेट जा रहा था, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वही किडनी वाला मैकेनिज्म है कि नहीं है? इस काम को, इस एक्शन को क्या नाम दिया था हमने? प्रेशर। इसको नाम दिया था काउंटर करंट मल्टीप्लायर। भूल गए ना? जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें चलती हैं तो उनमें एक्सचेंज बड़ी क्विकली हो जाता है। तो यहां से फिर एक और कंटेनर में इस डायलाइसेट को यहां रिसीव किया जाता है। अब इसमें हुआ क्या है जरा देखें। जो खून आर्टरी के जरिए इधर आ रहा था, उस खून में यूरिया ज्यादा था, क्योंकि यूरिया लिवर ने बनाकर उधर डाला था, और जो खून यहां से होते हुए वापस अंदर गया वो यूरिया फ्री था। यूरिया कहां चला गया था? जो डायलाइसेट इधर से आ रहा था, ये यूरिया उसमें डिफ्यूज हो गया था। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन डिफ्यूजेबल है फॉर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए, डिफ्यूजेबल फॉर परमिएबल, डिफ्यूजेबल नहीं, सॉरी, परमिएबल फॉर यूरिया। तो क्या हुआ, ये जो डायलाइसेट था यहाँ जब तक था ये यूरिया फ्री था, और जब यहाँ से गुजर कर इधर पहुंचा है तो यूरिया रिच हो गया है, और इसमें पानी तो है ही, तो जिस पानी में यूरिया मिला होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूरिन। तो इसका मतलब यहाँ पर डायलाइसेट था, यहाँ यूरिन जमा हो। ये कई घंटों तक होता रहेगा, और इसके बाद खून में से सारे नाइट्रोजन वेस्ट कलेक्ट करके बाहर निकाले गए, और ये अमल कहलाता है आपका हीमोडायलिसिस। हीमो क्यों कहा? क्योंकि आपने खून से डायरेक्ट इसको चलना। अब यहाँ इसका फायदा भी है। पहली बात तो यह कंडीशन के लिहाज से हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये अमल कराया जाए। तो ये ऐसा है जैसे हम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा यूरिन करें। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। तो इनको खुराक ऐसी खिलाई जाएगी कि जिसमें प्रोटीन कम से कम होता कि ये यूरिया ही कम बने। दूसरी बात, ये बहुत महंगा भी है। कम से कम 20, 25 से 30 हज़ार तक ये प्रोसीजर में लग जाता है। तो हफ्ते में 3 दिन भी अगर 20-20 हज़ार लगाएंगे तो हफ्ते में कितने हो जाएंगे? 60। तो सबसे पहला तो मसला ये है कि ये महंगा है। दूसरा, इसमें सिर्फ यूरिया उधर नहीं गया है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी उधर शिफ्ट हो गए। तो जो डायलिसिस ज़्यादा कराते जाएंगे
इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी खत्म होगा, इसलिए बाहर से इनटेक करना पड़ेगा, ये डॉक्टर को फैसला करना पड़ेगा। तीसरा, ये फैसिलिटी जहाँ है आदमी उधर रहने पर मजबूर है कि नहीं, ये घर में रखी जाने वाली फैसिलिटी नहीं है, बहुत महंगी मशीनें हैं हॉस्पिटल्स में, तो आदमी को एक ड्यूटी लग गई नहीं कि हफ्ते में 3 दिन अस्पताल में 2-3 घंटे गुजारने, तो उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, इसका एक सिंपल हल निकाला साइंसदानों ने कि ये हीमोडायलिसिस के बजाय दूसरी डायलिसिस क्यों नहीं करते। दूसरी डायलिसिस को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस दरअसल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पेरिटोनियम इस्तेमाल होता है। तवज्जो, पेरिटोनियम बॉडी कैविटी को कहते हैं, और बॉडी कैविटी को ये नाम इसलिए दिया गया कि उस बॉडी कैविटी के सबसे अंदर जो लेयर ऑफ टिश्यू है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, एक मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पेट के ऊपर भी है। तो साइंसदान या डॉक्टर क्या करते हैं? मरीज को ही ट्रेन करते हैं, और मरीज ये एक्शन घर में बैठ कर कर सकता है। यहाँ क्या किया जाएगा? एक कैथेटर के जरिए यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड इंटर किया जाएगा। ये कैथेटर क्या है? सिरिंज को भी कहते हैं, बल्कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों के या बड़ों के कैनोला लगा होता है, इस तरह कैनोले लगे होंगे 2। एक कैनोले से डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर जाके फैल जाएगा, इस बॉडी कैविटी में फैलेगा, तो पेरिटोनियम जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसके ऊपर खून की कैपिलरीज मौजूद हैं। ये डायलाइजिंग फ्लूइड जब कैपिलरीज से इन कांटेक्ट आएगा तो कैपिलरी में बहता हुआ खून से यूरिया डिफ्यूज होकर इस फ्लूइड में शामिल होगा, और दूसरी तरफ एक और कैथेटर के जरिए इस लिक्विड को यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब इसको अंदर कैसे भेजेंगे? अंदर भेजने के लिए जिस तरह ग्लूकोज के ड्रॉप लगते हैं, देखा ना आपने, ग्लूकोज में उसको ऊंची जगह पर रखकर लटका के एक छोटी सी डिवाइस के जरिए उसकी रफ्तार को स्लो भी किया जा सकता है, तेज भी किया जा सकता है। तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड को भी ऊंची जगह पर रखा जाएगा, और वहाँ से इसकी रेट को मैनेज किया जा सकता है, उसी रेट से ये बाहर आएगा। तो जो अंदर जाने वाला डायलाइजिंग फ्लूइड कैसा था? फ्री ऑफ यूरिया, लेकिन जो बाहर निकला वो कैसा था? रिच इन यूरिया। तो ये अमल निस्बतन आसान है जो मरीज खुद कर सकता है घर में। इसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन ये डायलिसिस बहुत अरसे तक कारआमद नहीं है। मैं दोबारा बताता हूँ, उसकी वजह एक तो ये कॉस्टली है, दूसरी वजह इससे नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के लॉस का बड़ा खतरा है, और तकलीफें भी। इसलिए इसका ओरिजिनल हल है टिश्यू ट्रांसप्लांट। टिश्यू ट्रांसप्लांट क्या होता है? या टिश्यू या किडनी ट्रांसप्लांट, यहाँ डायरेक्ट कहें तो किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में मरीज को जिसके गुर्दे खत्म हो गए दोनों, अगर एक गुर्दा है तो फिर ये जरूरत नहीं है, दोनों खत्म हो जाए तो उसको किडनी फेलियर। इसके लिए किसी डोनर से किडनी लिया जाएगा। डोनर में प्रेफर किसको किया जाता है? ब्लड रिलेशन, जिसका खूनी रिश्ता हो। वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे अपने वालिदैन को दे सकते हैं। खूनी रिश्ता होने की वजह क्या है? क्योंकि दोनों के खून में बड़ी सी सिमिलरिटीज हैं। वो सिमिलरिटी किसमें है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा? ABO सिस्टम। ये मैचिंग होना जरूरी है। यानी ब्लड ग्रुप की कई अक़साम हैं, 300 के करीब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं। उनमें से जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है उसको ABO सिस्टम कहते हैं, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, AB और O, और ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं। तो ये सब कुछ मैचिंग ज़रूरी है। इसी तरह एक और कहा जाता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको क्या कहते थे? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पर मौजूद कुछ प्रोटीन जिनको आप एंटीजेंस कह सकते हैं, इसकी भी मैचिंग जरूरी है।
यानी यूँ समझो, डोनर और रेसिपिएंट दोनों के खून के ग्रुप में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो तो इनसे गुर्दा लिया भी जा सकता है, इनको दिया भी जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप में फ़र्क आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव में फ़र्क आ गया, या ल्यूकोसाइट्स के एंटीजेंस का फ़र्क आ गया, तो फिर ये मिसमैच होगा। मिसमैच वाला गुर्दा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करेगा, तो वो लगाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ मैच हो गया तो ऑपरेशन बड़ा आसान। ऑपरेशन इस तरह से होगा, ये एक किडनी है, ये दूसरा किडनी है, ये कौन सा शख्स है जिसके गुर्दे खराब हो गए। तो डॉक्टर सबसे पहले चेक क्या करेगा कि जिन गुर्दों ने काम छोड़ दिया है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, गल सड़ तो नहीं रहे। तो गल सड़ रहे हों तो फिर उनको निकाल के फेंकना जरूरी है। अगर गल सड़ नहीं रहे तो उनको इसी तरह रहने दें। नया बाहर से एक गुर्दा लाया जाएगा, उसको इसी के आसपास ऐसे जोड़ दिया जाएगा। इसके यूरेटर को इसके यूरेटर से जोड़ देंगे, इसकी खून की सप्लाई को काट के इसको खून सप्लाई करेंगे, इसके नर्व्स इधर जोड़ देंगे, तो ये काम करना शुरू करेंगे। और एक ही गुर्दा एक शख्स के लिए काफ़ी है, दोनों गुर्दों का काम कर सकता है। क्योंकि अमूमन जो दोनों गुर्दे परफेक्ट भी होंगे तो वो 100% काम नहीं करते, ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन 60% वो बिजी रहते हैं। तो एक गुर्दा 100% काम करेगा तो काम चलेगा। लेकिन यहाँ मसला ये है, डोनर रेसिपिएंट से ज़्यादा प्रेशर में होता है, होना चाहिए ना। जिसके दोनों गुर्दे फेल हैं उसको कहोगे कि मरोगे या एक गुर्दे से काम चलाओगे तो क्या बढ़ेगा, एक से काम चलाएंगे। जो जी रहा है दोनों ठीक ठाक गुर्दे हैं, उसको कहोगे कि एक गुर्दा उसको दे दो तो अंडर प्रेशर तो ये आएगा ना। डोनर अंडर प्रेशर आता है, तो सबसे पहले नफ्सियाती तौर पर उसको मुतमईन करना, काउंसलिंग करना, फिर आस्ता आस्ता रेडी करेंगे तो फिर ये देगा तो ब्लड। ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है और तकरीबन 90% ये कामयाब भी है। अलबत्ता एक और बात का ख्याल रखा जाता है, जो रेसिपिएंट है जिसने गुर्दा रिसीव किया है, रेसिपिएंट, उसको एक मेडिसिन दी जाएगी और बहुत सारी दी जाएंगी, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा मेडिसिन है जो रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जिसने गुर्दा लिया है ना बाहर से, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वरना इसका इम्यून सिस्टम इस बाहर से आने वाले गुर्दे को अजनबी समझकर तबाह कर सकता है। टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं इस को। मसलन कोई शख्स है जिसके जिस्म में बाहर से एक गुर्दा आके लगा है, इस शख्स का इम्यून सिस्टम इस नए गुर्दे को दुश्मन समझकर इसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तो साइक्लोस्पोरिन इसको दबाएगा। जब तक साइक्लोस्पोरिन लगता रहेगा ये गुर्दा प्रॉपरली काम करता रहेगा। बल्कि एक एक्सपेरिमेंट भी है कि एक शख्स को गुर्दा लगाया गया और साइक्लोस्पोरिन के इंजेक्शन लगते रहे, 15 साल तक उस गुर्दे ने बिल्कुल काम किया। 15 साल के बाद जो ही साइक्लोस्पोरिन रोका गया, गुर्दे को इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया। यानी इम्यून सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, अब जो रेसिपिएंट है उसको उम्र भर साइक्लोस्पोरिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से इसका अपना इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो दूसरी बीमारियां लगने का खतरा होगा। तो इसका मतलब ऐसे अफराद को एहतियात आम अफराद से थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो गया बेटा, ये था जी टिश्यू किडनी ट्रांसप्लांट। तो आई थिंक काफ़ी है आज के